सुहागरात को मेरा शौहर जिद करने लगा कि बेड पर बिना सफेद चादर बिछाए सुहागरात नहीं मनाएगा। इसको मेरे कुंवारेपन का सबूत चाहिए था, जो कि मैं पहले ही खो चुकी थी। मैंने लाख बहाने बनाए, लेकिन इसने बेड की चादर बदलकर सफेद चादर बिछा दी। और जैसे ही हम बिस्तरे से फारिग हुए तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इसका आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी ना करने के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी मेरा ये राज सबके सामने खुल कर आए। मैंने अपनी माँ के सामने रो रो कर मिन्नतें की थी कि प्लीज मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तुम्हारी शादी करके हम अपने फर्ज से आजाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, ये सोचकर ये हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारोगी। मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ भी जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकती थी, मजबूरी में सही, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने शौहर के घर आई थी। मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरा डर और बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ देर में मेरा शौहर कमरे में आएगा। और ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि फिर इसके बाद क्या होगा। मैं अभी अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला था। सामने मेरा शौहर सुलेमान खड़ा था। इसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा। उसने एक नजर मुझे देखा। पता नहीं क्यों इसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाजा इसने जोर से बंद किया और फिर से बाहर चला गया। मेरा दिल तो दरवाजा बंद पर यूं हुआ था जैसे सीने में थम जाएगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी। इनके हाथ में एक सफेद रंग की चादर थी। कहने लगी, शादी के हंगामों में मैं भूल ही गई थी। सुलेमान ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। वो कहने लगे, इस मामले में बड़ा ही वहमी है। बेड की चादर देखकर इसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। फौरन से दनदनाते आया। कहने लगा, भाभी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देखकर आ रहा हूँ कि बेड पर चादर नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कुंवारी है या फिर नहीं। अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला था और सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ था। मैं संभल कर बैठ गई। इस बार इसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आकर बैठा। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। इसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। कुछ देर तक वो मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। फिर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें मैंने अपनी भाभी से सुनी थी, वो सभी तुम्हारे सामने कम है। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफें की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफें की है वो कम थी। तुम तो इन तारीफों से कई ज्यादा गुना खूबसूरत हो। ये कहकर इसने अपनी जेब से डिब्बी निकाली थी, जिसमें शायद मुंह दिखाई का कोई तोहफा था। मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। इसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को क्या पहनाते हुए सुलेमान की अंगलियां मेरी गर्दन पर शरारत करने लगी। इसकी आंखों की बेचैनियां बढ़ने लगी थी। इसकी आंखों में छानने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब होने लगा था, लेकिन मैं एकदम से पीछे हुई। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, रिहाना, शादी हुई है हम दोनों की। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। ये कहते हुए सुलेमान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो कि बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन मैं पूरी की पूरी लरज रही थी। सुलेमान फिर से मुझे समझाने लगा कि देखो, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज है। लड़कियां ऐसे मौके पर अक्सर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। शौहर हूं तुम्हारा। शायद मेरे कांपने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी। मैं अपने घर से रुखसत होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। बस मुझे ये याद था कि सुलेमान मुझे हिला जुला रहा था, कह रहा था, रिहाना तुम्हें क्या हुआ है। इसके बाद मेरा दिमाग अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सरहाने बैठी थी और मेरी ननद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। सुलेमान कमरे में चहल कदमी कर रहा था। यह सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटी रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। इस वक्त मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो सुलेमान से कहिएगा ड्रिप उतार दे। फिर इसने मुझे कुछ मेडिसिन लिखकर दे दी और कहने लगी कि इन्हें इस्तेमाल ले आना। जल्दी ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। यह कहकर वो भी कमरे से निकल गई थी। पीछे पीछे मेरी ननद भी चली गई थी। मैंने सुलेमान की तरफ देखा तो इसके माथे पर बल पड़े थे। सुलेमान गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं सुलेमान गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन इसने अपने कपड़े बदल रखे थे। सुलेमान पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा था? तुमने रात को नींद की गोली खाई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नजरें चुराने लगी। वो कहने लगा, रिहाना तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दे, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा कि तो इस बात का यह हल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती ही है, क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बनने जाती है। शौहर से इसका ताल्लुक काफी गहरा होता है, लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। सुलेमान मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत सा ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत में दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे कितना वक्त का दे सकता था? कम से कम 4 दिन या हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना दे सकता था। इसकी आंखों की बेचैनियां देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इस इंसान के मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वो मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। न मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही ये शादी मेरे मर्जी से हुई थी। ये एक जबरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा सारा डर इस बेडशीट को लेकर था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन ना खा रही होती तो सुलेमान कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल बेईमानी करने पर मुझे उकसाने लगता है, लेकिन खैर तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो वहां से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं। मेरी एक ननद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरे जेठ और जेठानी थे, वो भी अपने अलग घर में थे। अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी ननद का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। सुलेमान ने 2 से 3 दिन मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज इस्तेमाल में नहीं लाता। वो कहता, मुझे नफरत है ऐसी चीजों से जो किसी और इस्तेमाल की गई हो।
सुलेमान के गिलास में मैंने पानी पी लिया, लेकिन मैंने देखा कि सुलेमान ने दूसरा गिलास उठाया और इसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने इसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। कहने लगा कि कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज़ मेरी चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल था जैसे थम रहा था, क्योंकि जिसका हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और सुलेमान की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल इस वक्त यही सोचकर कांपने लगता था कि जब वो मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो इस वक्त मैं क्या करूंगी, इस वक्त मैं कैसे अपना बचाव करूंगी। यही सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 10 दिन गुजरे तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब सुलेमान अपने हाफिज से वापस आया तो खाने के बीच मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। वो मेरे पीछे ही आ गया, कहने लगा बहुत जालिम हो, इतने दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ में पकड़े बर्तन इसने सिंक में रख दिए और कहा छोड़ो ये सब और मेरे साथ कमरे में चलो। वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाजा बंद करके इसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी जैसे थर थर कांपने लगी थी। मेरी धड़कन ही बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर इसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें मसला क्या है? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तुम तो ठीक ठाक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती थी, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरह से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा मुझे डर लगता है। कहने लगा मैं किस लिए हूँ, तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये कहकर इसने मेरे चेहरे पर आईलेट अपनी उंगलियों से खींची की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा। इस बार इसने मेरा हाथ पीछे करना चाहा, अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका था। कहने लगा आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर इसने मेरे बाल खोल दिए और मेरी हालत ये थी कि मैंने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके हुए थे। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता मैंने अपना हाथ इसके सीने पर रखकर इसे रोका था। मैंने कहा सुलेमान प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दे। कहने लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी शराफतें आहिस्ता भरती चली जा रही थी। इसकी गरम गरम सांसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी थी और एकदम ही मैंने इसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा सुलेमान मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा अच्छा क्या हो जाएगा, तुम बेहोश हो जाओगी? ठीक है हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसका हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, ये सब इससे दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था और वो मेरे बेहद करीब हो चुका था, मुझे अपनी बाहों में सिमट चुका था। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को इसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे ही सब कुछ याद आया वो फौरन से मुझसे पीछे हटने लगा। वो सफेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। यही चादर मेरे लिए मौत का इशारा था। इससे पहले कि वो मेरे पास से जाता मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा क्या चीज हो, तुम्हें मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अभी 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, एक बार सफेद चादर ले आऊं। यह कहकर इसने मेरा हाथ अपने बाजू से जुदा किया और खड़ा हो गया। अलमारी में सफेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं पहले ही छुपा चुकी थी। काफी देर तक वो सफेद चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो इसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया। कहने लगा सफेद चादर ने तो आज तुम्हारी जान बचा दी है, पता नहीं भाभी ने वो चादर कहाँ रख दी है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा रिहाना तुम मेरी आदत को इतने दिनों में अच्छी तरह समझ रही होगी,
मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, एहतियात जरूरी है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत गवा कर आती हो। ये कहकर इसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन मेरी नींद तो जैसे मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अब मुझसे कहने लगा कि इसका एक दोस्त है जो बाहर मुल्क गया था, अभी वापस आया है और इसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए कहने लगा कि अपनी शादी की पार्टी दो। ये कहकर सुलेमान मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने इसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने चाय का अच्छा खासा इंतजाम किया था। शाम तक सुलेमान का दोस्त भी आ गया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार रखा था। सुलेमान किचन में आया, चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन फिर मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों, किसी अजनबी से मिलूं? वो आपका दोस्त है। वो कहने लगा, वो मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें इसे अजनबी कहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का है। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइविंग रूम में ले जाने लगा, लेकिन ड्राइविंग रूम में जाने से पहले ही इसके दोस्त पर मेरी नजर पड़ गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगा कि जैसे जमीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। मैं वही की वही बैठ गई। सुलेमान कहने लगा, रिहाना क्या हुआ है तुम्हें, चलो मेरे साथ एक मुलाकात ही कर लो, वो तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा, सुलेमान पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए सुलेमान ने मुझे कुछ और नहीं कहा और खुद ही अपने दोस्त के पास चला गया और मैं कमरे में चली आई। मेरे डर की असली वजह वही तो इंसान था जो अभी भी सुलेमान का दोस्त बना ड्राइविंग रूम में बैठा था। मैं उठकर रोने लगी। यही कड़वी हकीकत थी जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अहमद से मेरी पहली मुलाकात एक स्टोर पर हुई थी। हम दोनों ने ही न्यू ईयर कार्ड लेना था और इत्तेफाक ऐसा था कि वो कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई थी। खैर, इसने वो कार्ड दे दिया था, लेकिन इस कार्ड पर इसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया था। जब मैंने घर आकर देखा तो इस कार्ड में इसका नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था। काफी खूबसूरत नौजवान था, लेकिन खैर मुझे इसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था, क्योंकि अब वो कार्ड मेरे किसी भी काम का नहीं था। मैं वो कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती थी। मैंने गुस्से में इस नंबर को डायल किया और इसे डांटने लगी कि तुमने अपना नंबर इस पर क्यों लिख दिया, अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। खैर, यही से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया था। मुझे अहमद से मोहब्बत हो गई थी और वो भी तो मुझसे मोहब्बत करता था। पहले तो हमारे बीच बातें होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तारीफ करने लगा कि पहली नजर में ही तू मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जानबूझकर मैंने तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे इस कार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले सकता था। मुझे दिलचस्पी तो तुम में थी, इसलिए मैंने अपना नंबर लिखकर दे दिया था। पहले तो मेरा इरादा इससे सिर्फ दोस्ती करने का था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाएगी और वो मुझे बहुत प्यारा हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। हमारे बीच अब किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें करने लगे थे, वो बातें भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो इसकी अक्ल खत्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैं बहलने लगी थी, अपनी राह से भटकने लगी थी। शायद ये उम्र ही कुछ ऐसी जज्बाती उम्र थी। इस वक्त मैं इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र इस वक्त 19 साल थी। ये ऐसी नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्द अपनी राह से भटक जाती हैं। एक बार मुझे मिलने के लिए बाहर बुलाया था। मेरा अपना खुद ये हाल था कि अब बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और मैं इससे मिलने के लिए चली गई थी। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे थे, बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया था और एक बार वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो इस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो अहमद से मुलाकात करना था। पहली मुलाकात में हम कैफे में मिले थे। एक दूसरे को देखकर हमारा मन नहीं भरता था। हम एक दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे। मैं इस दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे। मैं इस बार अहमद से यही कहना चाहती थी कि वो अपना रिश्ता भेज दे।
हालांकि चाहत तो इसकी भी यही थी। वो मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया। हालांकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरी घबराहट कम होने लगी थी। अहमद मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास दुबई जा रहा हूँ। 2 साल बाद वापस लौटूंगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा। 2 साल में मैं अच्छा भला सेटल भी हो जाऊंगा, तो तुम्हारे घर और रिश्ते पर एतराज नहीं करेंगे। अहमद की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अहमद, मैं 2 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर? मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो इसकी भी नम थी। पता नहीं चला कि मैं कब रोते रोते इसके करीब हो गई थी। मैंने इसके कंधे पर सर रख दिया और रोने लगी थी। हम दोनों का ये पहला मिलन था। अहमद की जिंदगी में भी मुझसे पहले कोई लड़की इतने करीब नहीं हुई थी, और ना ही मेरी जिंदगी में कोई लड़का आया था। वो मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी बिना नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे। मैं इसके साथ लगकर रोए जा रही थी। पता नहीं कब अहमद पर अमारी सी चलने लगी थी और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाहों में भरता चला गया था। कहने लगा, मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। मुझे ये यादगार मुलाकात दे दो, ताकि मैं वहां पर जब भी उदास हूँ तो तुम्हें याद कर लिया करूं। इन हसीन पलों को याद करके दिल को सुकून पहुंचा लिया करूं। ये सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी और अहमद से पीछे हटी थी। मैंने इनकार किया, लेकिन इसकी मोहब्बत के सामने बेबस हो गई थी। मैं इसे ज्यादा मना नहीं कर पाई। आहिस्ता आहिस्ता हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ वो मुलाकात मेरी जिंदगी भर का एक बन चुका था। जब जज्बातों का तूफान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोई जा रही थी। वो शर्ट पहनते हुए कहने लगा, मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा। मैंने कहा, अहमद, मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूंगी। कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा, बल्कि इससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। बस तुम शादी मत करना और मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो चला गया था, लेकिन वो नहीं आया। पहले पहले तो वो मुझसे बातें करता था, लेकिन फिर इसकी कॉल आना बंद हो गई। इसका फोन भी बंद जाने लगा। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने इसका इंतजार किया था, लेकिन वो नहीं आया। मैं 23 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना कर देती और कभी कोई बहाना कर देती, लेकिन सुलेमान के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती। वो खूबसूरत था, हैंडसम लड़का था, इसमें कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैं कैसे इनकार करती। मेरे माँ बाप ने मेरी इससे शादी कर दी और मैं इसकी बीवी बनकर इसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब घबराहट में गिर गई थी, क्योंकि वो जान जाता कि मैं पाक नहीं हूँ। और अब तो अहमद सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 4 साल में नहीं आया था, तो अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले से ही बड़ी मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा शौहर मुझे बिना सफेद चादर के अपनाने को तैयार नहीं था। इसे मेरी पाक दामनी का सबूत चाहिए था, जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई थी। सुलेमान कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने मना कर दिया। कहा, मैं दवाई खा लूंगी और कुछ ही देर में ठीक हो जाऊंगी। वो कहने लगा, अहमद मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर सुलेमान कहने लगा, जानती हो रिहाना, मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, इसे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी, लेकिन इस लड़की ने इसे धोखा दे दिया। वो तो इस लड़की की खातिर परदेश भी चला गया था, ताकि खुद को सेटल कर सके और इस लड़की से शादी कर सके। लेकिन इस लड़की ने इसे धोखा दिया। वो जहाँ गया था वहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया। इसमें इसकी एक टांग भी खराब हो गई और वो अब भी स्टिक के सहारे चलता है। इस एक्सीडेंट में इसका मोबाइल भी किसी ने उठा लिया था और इसे वापस नहीं मिला, इसलिए इस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी में इसे नौकरी मिली थी उन्होंने ही इसका इलाज करवाया था। जैसे वो ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता। इस लड़की से वो चाहकर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका फोन नंबर इसी फोन में था, जो एक्सीडेंट की वजह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वापस आया तो इसे पता चला कि इस लड़की की शादी हो चुकी है।
इस लड़की ने इसके साथ बेवफाई की, इसका इंतजार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा, तुम्हें पता है मैं शादी के बाद सफेद चादर क्यों बिछाना चाहता था? मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, इस लड़की ने मोहब्बत में अहमद के साथ सारी हदें पार कर दी थी और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है, अपने शौहर को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है जो शादी से पहले अय्याशियां करती हैं और इनके शौहर को खबर भी नहीं होती कि इनके साथ जिंदगी गुजारने वाली लड़की पाक है या फिर अपनी इज्जत पहले ही गवा चुकी है। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं सुलेमान के पास आई और मैं रोने लगी। सुलेमान ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने इसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, सुलेमान मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किया है। मैं तुमसे अब बहुत ज्यादा झूठ बोलकर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने इसको सब कुछ सच सच बता दिया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ। मैंने अहमद से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये गुनाह कर बैठी थी। मैंने 4 साल तक इसका इंतजार किया। मुझे लगा इसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ ये हादसा हो गया। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो तुम मुझे नहीं रखोगे और तलाक दे दोगे। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी। तुम इस्तेमाल की हुई चीजें दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे। लेकिन आज मैंने तुमसे इतनी सारी बातें कह दी हैं। चाहो तो मुझे माफ कर दो, चाहो तो मुझे सजा दे दो। मेरी बात सुनकर इसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थी। कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गवा दी? फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ औरत को सिर्फ इसका शौहर दे सकता है, गैर मर्द नहीं दे सकता। मुझे अपने दोस्त अहमद की यह बात बुरी लगी थी कि इसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग की थी और हमेशा से इस पर ही बुरा भला कहता रहता था, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत बन गई थी। शादी होते ही तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा हो गई थी। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं है, लेकिन तुम कोई चीज नहीं बल्कि मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास इंसान के बदन को छुपा कर रखते हैं, इनकी कमियों को, ऐबों को छुपा लेते हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ये ऐब भी छुपा लूं। ये कहकर इसने मेरा हाथ थामा था। मैं तो पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सुलेमान का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था, मेरे दिल में इसकी मोहब्बत अहमद से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। वो चाहे जाने के काबिल था, वो मुझे माफ कर चुका था। इसने अहमद से दोस्ती खत्म कर दी। इसके बाद अहमद कभी हमारे घर नहीं आया था, ना ही सुलेमान ने कभी इसका जिक्र किया था। मेरी शादी को आज 6 साल हो चुके हैं। हमारे पास एक प्यारा सा बेटा भी है। सुलेमान ने कभी मुझे मेरी रियाजी के हवाले से ताना नहीं दिया था और मेरा तो यह हाल है कि मैं सुलेमान की दीवानी हो चुकी हूँ। इसकी जबान से निकला हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म का सताना रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने शौहर से की जाती है, क्योंकि वो आपको मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। खुदा के लिए अपने शौहर से मोहब्बत करें, न कि गैर मर्द के 4 मोहब्बत की भरी बातें सुनकर अपनी इज्जत को दांव पर लगाएं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दिया करें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।